हेलो एवरीवन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें है आज यूनिट 1 के अंतर्गत तीसरा पार्ट है और यह होगा आज यूनिट 1 के अंतर्गत अंतिम पार्ट। इसमें क्या करेंगे, हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे और अभी तक हमारे बी ए 2 भाग और हो चुके हैं, जिसमें से एक भाग में हमने प्राचीन भारत के इतिहास को कवर किया था, दूसरे भाग में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर किया था और आज जो हमारे होने वाला है वो तीसरा भाग होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, सी पार्ट में इसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास की जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से व्याख्या को जो है डिकोड करेंगे कि अधिकतम से अधिकतम फैक्ट जो कि परीक्षा के आसपास चल रहे हैं उनको कवर किया जाएगा। तो चलिएगा अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और यदि क्लास देखने में मजा आ जाए तो जरूर जुड़िएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को जो है क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा, इतने फैक्ट करिएगा, इतना रिवीजन करिएगा और इतनी मेहनत करिएगा कि निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जो क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। चलिएगा बात करते हैं, 53 नंबर की टेस्ट सीरीज है। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा हम किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, अपने सिलेबस के फैक्टों को जो है कवर कर सकते हैं। चूंकि आपको पता है ये अभी क्या हो चुकी है, नेगेटिव मार्किंग जुड़ चुकी है, तो इसमें जरूरी हो गया कि जितने भी आप पढ़ो भाई वो कम से कम कंफर्म पढ़ो और इतना रिवीजन करो कि कम से कम वो अंगुलियों पर जो है फैक्ट आपके होना चाहिए, ताकि परीक्षा में जो है सीधे क्लिक किए जा सकें। देखिएगा, तो एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। चलिएगा देखते हैं, अपने जो है इसमें प्रश्न देखेंगे, प्रश्न के साथ में जो है देखेंगे, व्याख्या को भी देखेंगे। तो ये सी पार्ट है, यहाँ पर जो है बी लिखा हुआ है, देखिएगा। तो अपन यहाँ पर सी पार्ट करने वाले हैं। देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो है कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा, क्या किस अधिनियम के द्वारा भारत में जो है द्वैध शासन, जिसे डायरकी बोलते हैं, की शुरुआत की गई थी। द्वैध शासन की जो है भारत में क्या की गई थी, आपको ध्यान रखना है, शुरुआत की गई थी। ये जो द्वैध शासन है ना, देखिएगा इसको समझना कि जो द्वैध शासन है ये कई प्रकार से भारत में जो है कई जगह पर क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। द्वैध शासन जो है किस प्रकार से और कहाँ-कहाँ पर शुरुआत किया गया है, सभी को जो है एक साथ यहाँ पर हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पूछे कि अगर बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में अगर आपसे पूछता है कि द्वैध शासन किसके द्वारा जो है लागू किया गया था, और फिर इसी को आगे चल करके पूछेगा किसके द्वारा इसे जो है बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आपको क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर अगर आपसे पूछता है कि बंगाल में जो है द्वैध शासन हो जाएगा, भारत में जो है द्वैध शासन, अगर पूछे कि भारत में जो है द्वैध शासन, भारत में देख लेते हैं, भारत में कब लागू हुआ था और कैसे लागू हुआ था, इसको भी जो है कब लागू किया गया था और इसे जो है कब जो है समाप्त किया गया था, और जो है इसके जनक किसे कहा जाता है, द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है, ये द्वैध शासन की यानी कि अवधारणा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी, इस बात को आपको क्या करना है, इतने प्रश्न ध्यान रखना है, सभी प्रकार के प्रश्न आपके बन जाएंगे। देखिएगा, बंगाल में अगर ये पूछे कि पहली बार जो है द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि बंगाल में जो है पहली बार द्वैध शासन क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। और इस द्वैध शासन के तहत जो है कंपनी के पास में क्या आ गए थे, दीवानी अधिकार आ गए थे, और जो सैन्य शक्तियां थी यानी कि जो शासन व्यवस्था मैनेजमेंट करने का जो अधिकार था वो बंगाल के नवाब के पास में था। तो क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। आगे चल करके जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था, क्या 1773 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के माध्यम से किसके द्वारा, आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग के द्वारा, किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है द्वैध शासन का क्या कर दिया गया था, अंत कर दिया गया था, समाप्त किया गया था। भारत में जो द्वैध शासन लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था, तो आप कहेंगे 1919 के अधिनियम के तहत जो है लागू किया गया था। कहाँ पर, ध्यान रखना, प्रांतों में लागू किया गया था। कहाँ पर लागू किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसके तहत दो प्रकार के जो है विषय बनाए गए थे शासन करने के लिए। एक जो है रिजर्व विषय बनाए गए थे। रिजर्व विषय पर शासन करने का अधिकार किसका होता था, तो आप कहेंगे कि गवर्नर जनरल का होता था। और जो हस्तांतरणीय विषय थे उस पर शासन करने का अधिकार जो है प्रांतीय विधायिकाओं को दिया गया था। ठीक है, और जो ये 1919 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार शासन लागू किया गया था, इसे जो है क्या किया गया, समाप्त किया गया। कब किया गया, 1935 का अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम आया था, 1935 के अधिनियम के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन लगा हुआ था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसी 1919 के अधिनियम के तहत जो है केंद्र में क्या किया गया,
द्वैध शासन लागू किया गया। क्या किया गया? केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू किया गया था। तो इतनी चीजें आपको क्या कर लेना है, ध्यान कर लेना है। प्रश्न आपका बन जाएगा, किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था? आप क्या बताएंगे? दिए गए ऑप्शन में देखिएगा, लागू करने की बात करें तो शुरुआत में जो है आपका कौन हो जाएगा? 1919 का अधिनियम जो है सही हो जाएगा। पहले इसी के माध्यम से जो है लागू किया गया था। अगर स्पेशली ऐसा पूछ लेता है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था, तब जवाब आपका क्या हो जाएगा? 1935 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है। 1861 के अधिनियम के तहत अगर कुछ खास बात है तो एक ध्यान रखिएगा, जो गवर्नर जनरल था, कौन था? गवर्नर जनरल था, उसे क्या की गई थी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। क्या? अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अधिनियम के माध्यम से दी गई थी? आप कहेंगे कि 1861 के अधिनियम के माध्यम से। जो इसमें 1892 का प्रश्न था, अधिनियम था, इसमें क्या किया गया था? इसे जो है प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। जो प्रांतीय विधायिका होती थी उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। 1919 के अधिनियम से एलपीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या? पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1919 के अधिनियम से किया गया था। तो इसी प्रकार से क्या करना है आपको? रिवीजन करना है। चलिएगा अगले देख लेते हैं 1919 के अधिनियम की कुछ खास बातें। इसे जो है किस नाम से जानते हैं? तो एक इसका दूसरा नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी है। क्यों? क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे इस समय पर क्या थे? भारत सचिव थे। कौन थे? मॉन्टेग्यू जो है इस समय पर कौन थे? तो आप कहेंगे भारत के सचिव थे। और जो चेम्सफोर्ड थे वो कौन थे? भारत के जो है गवर्नर जनरल थे। क्या थे? ये भारत के जो है गवर्नर जनरल थे। इसके तहत यानी कि 1919 के अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को जो है लागू किया गया था। और विषयों को जो है दो प्रकार से बनाया गया था, आरक्षित विषय और कौन से? हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर शासन करने का अधिकार किसका होता था? तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल का होता था। हस्तांतरित विषय पर शासन करने का अधिकार किसे दिया गया था? तो आप किसे कहेंगे? जो प्रांतीय विधायिका होती थी। कौन होती थी? जो प्रांतीय विधायिका होती थी उन्हें जो है यह अधिकार दिया गया था। चलिएगा आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने क्या किया था? निरस्त किया था। देखिएगा पहली बात जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसे किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे कि इसे जो है गलघोंटू एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसे जो है गलघोंटू गलघोंटू एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है। ये कब लाया गया था? तो आप कहेंगे यह जो है 1878 में जो है लाया गया था। किसके समय पर लाया गया था? तो यह जो है एक खतरनाक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लिटन। क्या नाम था? लॉर्ड लिटन के समय पर जो है इसे लाया गया था। यह व्यक्ति जो है 1876 से लेकर 80 तक जो है क्या करता है? शासन करता है, मतलब गवर्नर के रूप में रहता है। बहुत से कार्य इसके समय पर प्रतिक्रियावादी किए गए थे। और वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था इसका लाने का उद्देश्य क्या था? अगर आपसे पूछे कि यह क्यों लाया गया था तो आप क्या बताएंगे? कि जो प्रेस, जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र हैं, कौन है? भारतीय भाषा के भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र हैं उन पर जो है प्रतिबंध करने के लिए जो है इसे लाया गया था। प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। क्या इसमें कोई समाचार पत्र फंसा था? ध्यान रखिएगा खास तौर से ये जो अधिनियम है ये अमृत बाजार पत्रिका को टारगेट करके लाया गया था। कौन सी पत्रिका को? अमृत बाजार पत्रिका जो है सबसे ज़्यादा फेमस थी कलकत्ता में, उसको टारगेट करके लाया गया था। और यह पत्रिका किसकी थी? तो आप ये कहेंगे कि यह जो पत्रिका है शिशिर कुमार की थी। किसकी थी? शिशिर कुमार घोष की यह पत्रिका थी। इसने बड़ी चालाकी की, रातों रात जो है अपनी भाषा को बदल लिया। बांग्ला भाषा से क्या कर लिया इसने? अंग्रेजी भाषा जो है कर ली, जिससे यह पत्रिका जो है इसके चपेट में आने से बच गई। इसमें जो है एक समाचार पत्र जो है चपेट में आया था जिसका नाम है सोम प्रकाश। क्या नाम है? सोम प्रकाश। क्या नाम है? सोम प्रकाश। किसका समाचार पत्र है? आप कहेंगे यह समाचार पत्र जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र है। किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये कौन थे? महान समाज सुधारक थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई थी। तो ये कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय पर लाया गया था? और आगे चल करके एक जो है उदारवादी गवर्नर आए जिन्होंने क्या कर दिया? इसे समाप्त कर दिया। उस गवर्नर का नाम था क्या? रिपन। क्या नाम था? तो रिपन के समय पर इसे क्या किया गया था? सॉरी,
रिपन के समय जो है इसे समाप्त किया गया था। लागू जो है कब किया गया था? लिटन के समय पर किया गया था। डफरिन के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जो कि कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कर्जन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना ध्यान रखिएगा, 1905 में जो क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। आपसे पूछे आधुनिक औरंगजेब जो है किसे कहा जाता है? क्या पूछे? आधुनिक औरंगजेब जो है किसे कहा जाता है? आधुनिक औरंगजेब, औरंग, ठीक है, आधुनिक औरंगजेब जो है किसे कहा गया है? तो आप क्या कहेंगे कि जो कर्जन है इसे आधुनिक औरंगजेब कहा गया है। और किसने कहा हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है ये कहा गया है। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इस प्रकार से क्या करना है आपको फ्रेंड्स? चीज़ों को रिवीजन करना है, ध्यान रखना। और चलिएगा आगे बढ़ जाता है। और मजा आ जाए तो आपको संकेत जरूर देना है कि हाँ क्लास जो है क्या है, अच्छी है। लाइक सब्सक्राइब कर देना है और जो है कमेंट में जो है कुछ भी बोल देना है। चलिएगा आगे बात करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो है इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है रिपन हो जाएगा। 1878 में जो है इसे लिटन के समय जो है भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या है इसे लागू किया गया था। रिपन को भारतीय स्वशासन का जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है, जिन्होंने इसे क्या किया था? 1882 में जो है रद्द किया था। रिपन के समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है, इनके समय पर जो है 1881 में जो है प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था? क्या बताएंगे आप? प्रथम कारखाना अधिनियम जो है किसके समय पर आया हुआ था? 1881 में जो है रिपन के समय पर लाया गया था। साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन में जो है शुरुआत इन्हीं के समय पर हुई थी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। रिपन को जो है भारतीय स्वशासन या स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया हुआ था? देखिएगा 1857 की क्रांति का जो है प्रश्न आया हुआ है। देखिएगा 1757 का समय था। कौन सा समय था? आप कहेंगे 1757 का समय था, ये वो समय था जहां पर जो है अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में क्या किया? कब्जा करना शुरू किया। और यहाँ पर जो है एक युद्ध हुआ था 1757 के समय में, जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के तहत बंगाल के नवाब को पराजित किया गया था। और बंगाल में जो है अंग्रेजों ने क्या किया? अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरुआत की। प्लासी के युद्ध से यानी 1757 से लेकर के 1857 कितना समय होता है? तो आप क्या कहेंगे भाई साहब? 100 वर्ष का समय होता है। कितना समय होता है? 100 वर्षों का समय होता है। इन 100 वर्षों में अंग्रेजों ने क्या किया? इतना शोषण किया कि भारतीय यहाँ पर मजबूर हो गए और इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ऐसा यहाँ पर कौन सा कार्य किया था? तो मुख्य रूप से अगर बात करें ना कि ये 1857 का विद्रोह क्यों हो गया, तो इनका जो है मुख्य कारण था अंग्रेजों की जो है नीतियाँ। क्या थी अंग्रेजों की नीतियाँ? कहो कैसी नीतियाँ? आप देखिए ना, राजस्व नीतियाँ देखिएगा, राजस्व नीतियाँ देखिएगा। 3 राजस्व नीतियाँ हैं अंग्रेजों की। 3 राजस्व नीतियाँ हैं, कहो कौन कौन सी हैं? एक है आपकी स्थायी बंदोबस्त। कौन सी नीति है? स्थायी बंदोबस्त की नीति। एक है आपकी रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी जो कि दक्षिण में लागू थी। और एक कौन सी है? महालवाड़ी। कौन सी वाड़ी? महालवाड़ी। ये 3 अंग्रेजों की क्या है? राजस्व वसूलने की जो है नीतियां हैं। कौन सी नीतियां हैं? आप कहेंगे राजस्व वसूलने की नीतियां हैं। इन नीतियों ने क्या किया? किसानों को मजबूर कर दिया किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ा हुआ है तो इसमें निश्चित रूप से आपको जो है बहुत दर्दनाक कहानी के रूप में ये घटनाएं हुई हैं कि जो है बहुत बेदर्दी से क्या किया जाता था? टैक्स को वसूला जाता था। स्थायी यानी कि स्थायी टैक्स जो है 5% है, चाहे फसल हो या ना हो तुमको 5% देना ही होगा। ठीक है। सूर्यास्त का नियम भी लागू था, यानी कि सूर्य के अस्त होने के पहले आपको टैक्स चुकाना है, अन्यथा आपकी खड़ी फसल बेच दी जाएगी, आपका घर उठा लिया जाएगा, आपके घर से जो भी बेचने लायक सामान है उसको भी क्या कर, जहाँ तक कि भाई साहब एक पिता के सामने एक बेटी को जब उठाया जाता है तो क्या दर्द होता है, आप जो है समझ सकते हैं। चलिएगा राजस्व नीतियाँ, फिर आप कहेंगे कि इनकी जो है मतलब शासन संबंधी नीतियाँ थी। जैसे राजनीति से संबंधित नीतियों की बात करें, राजनीति से संबंधित, तो देखिएगा इन्होंने जो है गोद निषेध अधिनियम लागू कर दिया था। कौन सा अधिनियम? गोद निषेध अधिनियम लागू कर दिया था। इन्होंने जो है क्या सहायक संधि व्यवस्था जो है लागू की हुई थी। क्या? सहायक संधि व्यवस्था जो है लागू की हुई थी। इन्होंने जो है एक और सहायक संधि व्यवस्था लागू की हुई थी। बेले की सहायक संधि व्यवस्था, हड़प नीति भी जो है इनके द्वारा क्या की गई थी? लागू की गई थी। इन नीतियों ने क्या किया? इतना परेशान किया कि भारतीयों के मन में जो है एक बारूद का क्या बन गया? ढेर बन गया।
तो यानी कि 1857 की क्रांति आधुनिक भारत की एक युगांतकारी घटना थी, जो अंग्रेजों के पिछले 100 सालों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में अगर देखेंगे, सामाजिक में देख सकते हैं, दास प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह, ऐसे जो है कई भारतीय समाज के अंदर घुस करके इन्होंने क्या किया था, प्रहार किया था। परंपराओं में जो है प्रहार किया था, पहनावे पर प्रहार किया था, तिलक लगाने पर प्रहार किया था, कपड़े पहनने पर प्रहार किया था। चूंकि इन्हें अपने कपड़े जो है भारत में बेचने थे, इसलिए जो है ये भारतीय परंपरा को क्या करना चाहते थे, गलत सिद्ध करना चाहते थे। जब तक गलत नहीं सिद्ध करेंगे तब तक इनका कपड़ा बाजार में नहीं बिचेगा। इसलिए इन्होंने जो है पिछले 100 वर्षों में क्या किया, इतना लोगों को सताया भारतीयों को कि उनके मन में जो है क्या बन गया, बारूद का ढेर बन गया। क्या बन गया, बारूद का ढेर बन गया। और 1857 की क्रांति में चर्बी वाले लगे कारतूसों ने, कौन से कारतूसों ने, चर्बी वाले कारतूसों ने जो है यहाँ पर चिंगारी का काम किया। किसका काम किया, चिंगारी का काम किया। मैंने क्या कहा, चर्बी वाले कारतूस चिंगारी का काम किया, बारूद का गोला क्या हो गया, फूट गया। माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न आता है कि वास्तविक कारण क्या था 1857 की क्रांति का, तो कई लोग क्या बता देते हैं कि तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। अरे भाई वो चिंगारी थी सिर्फ, बारूद का ढेर जो है इन नीतियों ने क्या कर रखा था, बना करके रखा था। तो 1857 की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी। अगर इसे गौर से देखेंगे, इसका वास्तविक मूल्यांकन किया जाए तो ब्रिटिश शासन की पिछले 100 वर्षों की नीतियों का क्या थी, नीतियों के कारण भारतीयों के मन में उपजा एक असंतोष का वृक्ष था। और जो बारूद का ढेर उनके असंतोष के कारण मन में बना हुआ था, उसमें चिंगारी के रूप में 1857 की क्रांति के समय पर प्रयोग किए गए कारतूसों ने काम किया और विद्रोह शुरू हो गया। तो फिर सभी लोग क्या हो गए, शामिल हो गए। ये क्या थी, 1857 की क्रांति थी। जब सभी लोगों ने विद्रोह किया तो फिर अलग अलग स्थानों पर जो है क्या हुए, नेता हुए। आपसे पूछा गया है फैजाबाद में जो है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। प्रश्न पूछा गया कि फैजाबाद में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। आप बताएंगे मौलवी अहमदुल अहमद उल्लाह द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। बिहार सिंह ने जो है कुंवर सिंह ने कहाँ पर नेतृत्व किया था। आप कहेंगे बिहार में जो है, ध्यान रखिएगा ये राजपूत थे। एक बार क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। कुंवर सिंह दो ऑप्शन में दिया हुआ था, एक में राजपूत लिखा हुआ था। ये कौन थे, राजपूत थे। और बेगम हजरत महल ने जो है कहाँ से नेतृत्व किया था, अवध से नेतृत्व किया था, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, लखनऊ कहते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा सेना कहाँ से थी। 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सेना कहाँ की थी, आप क्या बताएंगे, अवध की थी। खान बहादुर खान की अगर बात करेंगे तो जो है इन्होंने भी क्या किया था 1857 की क्रांति में, जो है लियाकत अली ने इलाहाबाद से, आई थिंक इन्होंने रोहेलखंड क्षेत्र से जो है नेतृत्व किया हुआ था। चलिएगा, अगर बहादुर शाह जफर देखेंगे तो ये क्या थे, 1857 की क्रांति के जो है क्या थे, प्रमुख मतलब बादशाह घोषित किए गए थे हिंदुस्तान के। और दिल्ली जो है इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था। दिल्ली ही वह केंद्र था जहाँ पर अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया था, विद्रोह को कुचला हुआ था। तो ये अहमद उल्लाह जो है सही हो जाएगा। उन्होंने जो है जिहाद का भी क्या दिया था, आह्वान किया हुआ था 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेज सरकार ने उन पर क्या किया था, 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया हुआ था। अगर आपसे पूछे कि झांसी में नेतृत्व किसने किया था, झांसी में किसने किया था। अगर आपसे पूछे कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, अगर आपसे पूछे इंदौर में नेतृत्व किसने किया था, आपसे पूछे सागर में नेतृत्व किसने किया था, आपसे पूछे क्या कि जो है धार की जो अमझेरा रियासत थी यहाँ पर नेतृत्व जो है किसने किया था, आपसे पूछे कि नीमच में जो है मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई थी, तो नीमच से जो है शुरू हुई थी। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। झांसी में जो है आपकी कौन हो जाएंगे, लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। कानपुर में जो है कौन किया था, नाना साहब। इंदौर में जो है किसने किया था, शाह आदत खान द्वारा किया गया था, शाह आदत खान द्वारा। सागर में जो है किसके द्वारा, शेख रमजान द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, शेख रमजान द्वारा। अमझेरा में जो है राजा बख्तावर सिंह द्वारा किया गया था, राजा बख्तावर सिंह द्वारा जो है किया गया था। नीमच में जो है मोहम्मद अली बेग सेना के क्या थे, कैप्टन थे। 3 जून को जो है यहाँ से क्या हुई थी, एमपी में जो है शुरुआत हुई थी इस क्रांति की। ठीक है, ऐसे क्या करना है, ध्यान करना है। आगे बढ़ जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिएगा, अगर आपसे पूछ रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, विलियम जोन्स द्वारा जो है इनकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कहो कब की गई थी, आप क्या बताएंगे, 1784 में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो आप क्या बताएंगे, कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्यों कर की गई थी, तो भारतीय ग्रंथों का क्या करने के लिए, अनुवाद करने के लिए। क्या करने के लिए, अनुवाद करने के लिए। कहो यहाँ पर कोई ग्रंथ अनुवाद हुए थे क्या, निश्चित रूप से यहाँ पर जो है ग्रंथों का अनुवाद किया गया था। जैसे कि मनु स्मृति का जो है यहाँ पर अनुवाद किया गया था। यहीं पर जो है कालिदास की जो है अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया गया था। अभिज्ञान जो शकुंतलम है इसका अनुवाद किया गया था, अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया गया था।
यहीं पर जो है गीता का अनुवाद किया गया था, यहीं पर जो है नारायण पंडित की जो है हितोपदेश का क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था, और यहीं पर बात करें गीत गोविंद का भी अनुवाद किया गया था, जो कि जयदेव की पुस्तक है। चार्ल्स विल्किंस जो है इन्होंने गीता का अनुवाद किया हुआ था, ध्यान रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग की अगर बात की जाए तो इन्होंने कोई संस्थान बनवाया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने एक मदरसा बनवाया हुआ था शिक्षा के लिए। कहाँ पर? कलकत्ता में जो है वॉरेन हेस्टिंग ने मदरसा बनवाया हुआ था। जोनाथन डंकन जो है इन्होंने क्या किया था, जोनाथन डंकन ने जो है एक कॉलेज का निर्माण करवाया हुआ था, जिसे डंकन कॉलेज भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विलियम जोन्स द्वारा जो है ये स्थापित क्या है, संगठन है। आगे देखेंगे तो स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। उद्देश्य क्या था? प्राच्य विद्या, यानी कि भारत की प्राचीनतम विद्या और भारतीय इतिहास संस्कृति का क्या करना, अध्ययन करना, ताकि भारत में शासन को जो है क्या है, सही तरीके से स्थापित किया जा सके। आगे बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो है विश्व धर्म संसद में कब जो है भाग लिया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1853 में जो है इन्होंने भाग लिया हुआ था। अब देखिएगा विवेकानंद जी के बारे में जो है ध्यान रखिएगा, इनसे जो है प्रश्न पूछा जाता है आपसे। क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। बचपन का नाम जो है पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बचपन का नाम इनका क्या था? वही मिटाने का, चलिएगा। इनसे पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। इनसे पूछा जाता है कि इनका जो जन्मदिन है उसे जन्म जो है किस रूप में मनाया जाता है। इनका जो और प्रश्न पूछा जाता है, शिकागो में जो है कब इन्होंने धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। इनसे पूछा जाता है इन्होंने कौन से संगठन की स्थापना की हुई थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम भी जो है पूछा जाता है, और इनकी जो है एक शिष्या है, उनका नाम भी जो है पूछा गया है, आयरलैंड की शिष्या है। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर और चीज़ें देखेंगे तो ठीक है, इतनी बातें कम से कम आपको क्या कर लेनी है, ध्यान कर लेनी है। बचपन का नाम जो है इनका क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनके बचपन का नाम था, नरेंद्र नाथ। जन्म की अगर बात करेंगे तो इनके जन्म को जो है 12 जनवरी के दिन जो है इनका क्या मनाते हैं, जन्मदिन जो है मनाया जाता है। सही बात कर रहा हूँ, 12 जनवरी या 9 जनवरी, ठीक है। तो इनका जो जन्मदिन है तो उसे क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उठो जागो और जब तक मत रुको, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, इन्हीं का जो है स्लोगन है। इन्होंने 1893 में जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इनके द्वारा जो है क्या की गई थी, रामकृष्ण मिशन नाम के संगठन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन जो है इनका क्या है, संगठन है, ध्यान रखिएगा। 1897 में जो है इसे स्थापित किया गया था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस जो है इनके क्या नाम था, गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और शिष्या जो है इनकी ध्यान रखिएगा, इनका नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ जो है उनका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? या भगनी निवेदिता भी उन्हीं का नाम है। दूसरा नाम है ये भगनी निवेदिता। ठीक है, भगनी निवेदिता। और आपसे पूछे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है की अवधारणा किसने दी हुई थी? ये भारत हमारी माता है, ये अवधारणा जो है इन्होंने ही दी हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं। तो 1853 में 93 में जो है इन्होंने क्या किया था, अमेरिका में जो है दुनिया के सभी धर्मों की श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, विश्व धर्म सम्मेलन, वहीं पर ये गए हुए थे। इन्होंने जो है विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में जो है की हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिएगा, हम बात करते हैं गांधी जी की। तो गांधी जी ने जो है बहुत सारे सत्याग्रह किए हुए थे। क्या किए थे? गांधी जी ने जो है बहुत सारे सत्याग्रह किए हुए थे। एक ध्यान रखिएगा, इनके जो है स्थानीय सत्याग्रह हैं। क्या हैं? स्थानीय सत्याग्रह। दूसरे क्या हैं? ऑल इंडिया लेवल के हैं, जो अखिल भारतीय सत्याग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अखिल भारतीय सत्याग्रह कहलाते हैं। अगर स्थानीय स्तर पर इनके देखोगे तो स्थानीय स्तर पर समानतः 3 सत्याग्रह हैं। कौन से हैं? एक है आपका चंपारण सत्याग्रह, एक है आपका अहमदाबाद मील सत्याग्रह है, और एक है इनका कौन सा, खेड़ा सत्याग्रह। 3 क्या है? स्थानीय सत्याग्रह है। अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे तो इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन किया हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो है मुस्लिम धर्म के लिए था। तो ये इन्होंने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन किया हुआ था, खिलाफत आंदोलन किया था। इसके अलावा इन्होंने जो है रॉलेक्ट सत्याग्रह भी किया हुआ था। क्या किया था? रॉलेक्ट सत्याग्रह भी जो है गांधी जी द्वारा किया गया था, रॉलेक्ट सत्याग्रह। और अखिल भारतीय में जो मुख्यतः जाने जाते हैं वो कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा असहयोग आंदोलन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। दूसरा हो जाएगा आपका नमक सत्याग्रह। तीसरा हो जाएगा आपका
व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। इनका समय भी आपको क्या करना है, ध्यान करना है। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 का है, और जो अहमदाबाद का है ये 1918 का है, और खेड़ा का सत्याग्रह भी कब का है आपका, 1918 का है। 1919 में जो है ये दोनों हुए थे, रॉलेट सत्याग्रह और आपका खिलाफत आंदोलन, ये दोनों कब हुए थे, 1919 में हुए थे। 1920 में जो है आपका क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। और नमक सत्याग्रह जो है आपका कब का है, 1930 का है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब का है, 1940 का है। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है, 1942 का है। तो ये गांधी जी के क्या हैं, सभी के सभी सत्याग्रह हैं। अगर आपसे पूछे गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा है, क्या पूछे प्रथम सत्याग्रह, तो 1907 में जो है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। वो कौन सा था, रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह था, ठीक है। और अगर पूछे भारत में प्रथम स्थानीय सत्याग्रह कौन सा था, भारत में अगर प्रथम पूछे तो कौन सा हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। अगर पूछे गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे, असहयोग आंदोलन। भारत में पहला स्थानीय सत्याग्रह कौन सा था, आपको बताएंगे चंपारण सत्याग्रह बताएंगे। इसमें जो है गांधी जी ने क्या किया था, करो और मरो के नारा को जो है लोकप्रिय बनाया था। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में अगर देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे क्या हो जाएंगे, ये प्रथम सत्याग्रही थे। ये क्या थे, प्रथम सत्याग्रही थे। जवाहरलाल नेहरू जो है ये क्या थे, दूसरे सत्याग्रही थे। ब्रह्मदत्त जो है ये कौन से, तीसरे सत्याग्रही थे। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरे सत्याग्रही जो है पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं, प्रथम सत्याग्रही जो है कौन से, आचार्य विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रही जो कौन है आपके, जवाहरलाल नेहरू। प्रारंभ जो है 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम में जो है विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे को जो है गांधी जी का क्या कहते हैं, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी जो है कहा जाता है। गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी हो जाएंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में 7वें नंबर का, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व किया हुआ था। देखिएगा अगर हमें क्या पूछता है, दिल्ली में नेतृत्व किया हुआ था। तो देखिएगा स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो ये जो है क्या हुआ था, आप जानते हैं कि 1905 में क्या किया था, अंग्रेजों ने जो है बंगाल विभाजन किया हुआ था। क्या किया था, आप कहेंगे अंग्रेजों ने जो है बंगाल विभाजन किया हुआ था। कब, 1905 में। तो इसके खिलाफ जो है प्रतिक्रिया हुई, उसी को क्या कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन जो है कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन में क्या किया गया था, अंग्रेजों के सामान को बहिष्कार किया गया था, और जो भारतीय देसी सामान को जो है प्रचार प्रसार पर और उसके निर्माण में क्या दिया गया था, बल दिया गया था। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें मुख्यतः अगर बात की जाए तो जो गरम दल के नेता थे, कौन से नेता थे, जो गरम दल के नेता थे वो क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। लेकिन इसमें अगर देखेंगे सभी जगह पर, तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये महाराष्ट्र के साइड में क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। लाला लाजपत राय जो है ये पंजाब साइड में क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। सैयद हैदर रजा जो है दिल्ली में क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और चिदम्बरम पिल्लई जो हैं ये जो है तमिलनाडु के साइड, जो चेन्नई वाला एरिया है वहाँ पर जो क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। आपसे दिल्ली में पूछा है, सैयद हैदर रजा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 1905 में जो है बंगाल विभाजन के विरोध में जो है ये आंदोलन क्या है हुआ था। चिदम्बरम पिल्लई ने जो है मद्रास में, यानी कि तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है, पहले जो है तमिलनाडु अलग नहीं होता था, मद्रास का ही हिस्सा हुआ करता था, उसकी राजधानी जो है चेन्नई हुआ करती थी, तो इन्होंने वहां पर नेतृत्व किया हुआ था। आगे बात करते हैं, पावना विद्रोह का मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। जो पावना विद्रोह है जनजातीय से संबंधित क्या है, प्रमुख है विद्रोह है। और ये पावना क्षेत्र जो है कहाँ पर है, बंगाल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है क्या हुआ था, पावना विद्रोह हुआ था। पंजाब में ध्यान रखेंगे आपको, कूका आंदोलन ध्यान रखना है। कूका आंदोलन जो है कहाँ पर हुआ था, तो आप क्या कहेंगे कि यह जो है पंजाब में हुआ था। बिहार में जो है बहुत से आंदोलन हैं, बिहार झारखंड पहले अलग होगा। जो मुंडा विद्रोह है, तो ये मुंडा विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। तो क्या हुआ था, झारखंड के क्षेत्र में जो है मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। कब, 1899 में। महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो रामोसी विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था, रामोसी विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं, तो बंगाल में जो है जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध में जो है किसानों ने जो आंदोलन किया था उसे क्या कहते हैं, पावना विद्रोह कहते हैं। इसके मुख्य नेता कौन थे, पावना विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय और शंभू पाल थे। कौन थे, शंभू पाल थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा अगर आपसे पूछे तो बदरुद्दीन तैयबजी जो क्या हो जाएंगे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में ध्यान रखिएगा, सबसे ये क्या थे, युवा अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। और सबसे लंबे समय तक भी जो है अध्यक्ष रहने वाले कौन थे, आप कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। देश के जो है प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, आप क्या बताएंगे, मौलाना अबुल कलाम जो है देश के क्या थे, प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। हकीम अजमल खान जो है कांग्रेस के क्या थे, ये बड़े नेता थे और जो है ये जबलपुर में गए हुए थे। इन्हीं के जो है प्रभाव में कहीं ना कहीं क्या हुआ था, जबलपुर झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। आपसे पूछे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे कि 1885 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके द्वारा एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर द्वारा की गई थी, जिसका नाम था क्या, ए ओ ह्यूम नाम था। क्या नाम था, ए ओ ह्यूम जो है उसका नाम था। और इस समय पर जो गवर्नर जनरल कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे डफरिन ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। आपसे पूछे कि जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, क्या पूछे आपसे प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट का नाम ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट क्या थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, क्या कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप किसका नाम बताएंगे, आप बताएंगे सरोजनी नायडू का नाम जो है बताएंगे। कौन सी नायडू का, सरोजनी नायडू का नाम बताएंगे। आपसे पूछे कि इसके जो है प्रथम अंग्रेज जो है अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज जो है जॉर्ज यूले जो है हो जाएंगे ये प्रथम अंग्रेज क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। इतनी बातें आपको क्या कर लेनी है, ध्यान कर लेनी है। आगे बढ़ जाते हैं। बदरुद्दीन तैयबजी जो है इन्हें बम्बई का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तो मद्रास अधिवेशन 1887 में जो है इन्होंने तीसरे अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की हुई थी। जो ये हैं आपके क्या नाम है, रहमतुल्लाह जो सयानी हैं, इनके द्वारा जो है ये 1896 के कलकत्ता में जो है वंदे मातरम गायन की जो है अध्यक्षता की गई। तो 1896 में जो है किसने अध्यक्षता की थी, रहमतुल्लाह सयानी द्वारा की गई थी। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हंटर आयोग का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिएगा हंटर आयोग की अगर बात की जाए तो पहली बात ध्यान रखना ये कब बनाया गया था, आप कहेंगे 1882 में बनाया गया था। और विलियम जो है डब्ल्यू हंटर कहा जाता है इन्हें, क्या कहा जाता है, डब्ल्यू हंटर, पूरा नाम पता नहीं क्या होगा। डब्ल्यू हंटर जो है क्या है, इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा डब्ल्यू हंटर जो है इसमें क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसकी अगर बात की जाए, इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था, कि जो 1854 में क्या लाया गया था, वुड डिस्पैच लाया गया था। 1854 में क्या लाया गया था, वुड डिस्पैच लाया गया था। इसकी समीक्षा करने के लिए जो है मूल रूप से इसे क्या किया गया था, गठित किया गया था। वुड डिस्पैच की समीक्षा करने के लिए जो है हंटर आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। 1882 में हुआ था। इसने बात की थी मूल रूप से जो है बहुत सारी जो है अपनी रिपोर्ट दी हुई थी। इसने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा जो है इसका क्या था, मूल हाईलाइटेड पॉइंट था कि प्राथमिक शिक्षा में जो है विशेष ध्यान देना चाहिए और मातृभाषा में जो है प्राथमिक शिक्षा आयोजित की जानी चाहिए। किसमें, मातृभाषा में। तो क्या सही हो जाएगा, अकाल से कोई संबंध नहीं, सेना से स्थानीय स्वशासन कोई नहीं, तो प्राथमिक शिक्षा सही हो जाएगा। अकाल जो है स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे तो रिपन के समय का जो है क्या है, स्थानीय स्वशासन। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो विलियम विल्सन हंटर थे, इनकी रचना में जो है ये योग बना था। इसने जो है मुख्य रूप से क्या किया था, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के विकास पर जो है जोर दिया हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ की गई थी। देखिएगा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है गदर पार्टी को लेकर के। तो मैंने ये जो है एक मैप बनाया और ये मैप किसका है, ये मैप कहेंगे कि आप जो है, ये मैप जो है किसका है, तो आप कहेंगे ये मैप जो है उत्तर अमेरिका का है। ऐसे ही बनता है क्या, उत्तर अमेरिका का जो है क्या है, मुझे जो अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा भाई कैसे बनता है ये, इस प्रकार से ही बनता है, इस प्रकार से। ठीक है, इधर जो है ये हो जाएगा, इधर जो है ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर अमेरिका है। और उत्तर अमेरिका का जो ये वाला भाग है इसे क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया बोलते हैं। जितने भी सिलिकॉन वैली है यहीं पर है, जितने भी मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है यहीं पर है। यहाँ पर जो है एक शहर है जिसको, एक अमेरिका का प्रांत है, इसको क्या बोलते हैं, सैन फ्रांसिस्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैन फ्रांसिस्को बोला जाता है, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को जो है ये प्रांत है। यहीं पर क्या की गई थी, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। कब, 1913 में जो है गदर पार्टी बनी हुई थी। कौन सी पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ये जो है भारत से बाहर रह करके भारत के लिए क्रांति कर रहे थे।
और इसमें जो मुख्यतः दो नाम आते हैं जिन्होंने स्थापना की हुई थी, एक का नाम क्या है, लाला हरदयाल, क्या नाम है, लाला हरदयाल, और दूसरे का नाम है सोहन सिंह भाकना। तो ये जो है मुख्य रूप से क्या थे, इसके संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना। ठीक है, तो ये दो नाम ध्यान रखिएगा। ये जो खाड़ी है अमेरिका में, इसे क्या बोलते हैं, मैक्सिको की खाड़ी बोलते हैं, क्योंकि ये देश जो है इधर से, ये वाला देश है क्या, मैक्सिको है। ये जो खाड़ी यहाँ पर बनती है इसे कैलिफोर्निया की खाड़ी बोलते हैं। इधर से जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा गुजरती है, ये जो है आपका ग्रीनलैंड है, क्या है, ग्रीनलैंड है। इधर जो है ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है कनाडा का हो जाएगा, नीचे जो है यूएसए हो जाएगा। यहीं पर 5 झीलें स्थित हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारे सिलेबस से हट चुकी है ना, इसलिए मैं फोकस नहीं करता। तो देखिएगा क्या सही हो जाएगा आपका, सैन फ्रांसिस्को जो है सही हो जाएगा। देखिएगा जर्मनी में, जर्मनी के बर्लिन में जो है एक नाम आपको ध्यान रखना, जिसने झंडा फहराया हुआ था, जिनका नाम था मैडम भीका जी कामा। क्या नाम था, मैडम भीका जी कामा। भारतीय क्रांति की क्या बोलते हैं इन्हें, माँ बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी के बर्लिन में जो है इन्होंने 1907 में क्या किया था, झंडा फहराया हुआ था। लंदन में ध्यान रखिएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन कहाँ पर बना हुआ था, इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी, लंदन में। टोक्यो में क्या था, कोई था क्या। जापान में अगर देखेंगे तो जापान में रास बिहारी बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्टिव थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है रास बिहारी घोष द्वारा जो है ये जापान, ये जर्मनी में बनाई गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हो जाएगी, कब हो जाएगी, 1913 में। किसके द्वारा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा। इनके द्वारा गदर नाम की जो है एक पत्रिका निकाली जाती थी। ध्यान रखिएगा कौन सी पत्रिका, गदर पत्रिका बहुत फेमस हो गई थी। इसका जो प्रथम अंक छपा था ना, कौन सा अंक, इसका प्रथम अंक जो है उर्दू भाषा में छपा हुआ था। ध्यान रखिएगा, बाद में जो है इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और उर्दू में भी निकलती थी, 4 भाषाओं में। किस वायसराय के काल में जो है भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी। ये वायसराय जो कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। उस समय कौन सा था, 1911-12 का, 11 में जो है राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई गई थी। और इसी समय पर जो है जॉर्ज पंचम को जो है भारत में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था, किसे, जॉर्ज पंचम जो है अंग्रेज महाराज होते थे ब्रिटेन के, उनको बुलाया गया था। और इनके समय पर क्या किया गया था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी समय जो है क्या है, जनगण मन गाया गया था। क्या गाया गया था, जनगण मन जो है गाया गया था। इसी समय पर जो है बम फेंका गया था। जब हार्डिंग बम कांड इसी समय पर तो हुआ था, राजधानी का जश्न मना रहे थे, कलकत्ता से राजधानी ले जा रहे थे, बम कांड हुआ था। तो इसे हार्डिंग बम कांड के नाम से जानते हैं, जो कि 1912 में हुआ था। और इन पर जो मुकदमा चला था उसे क्या कहते हैं, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इनके समय पर क्या आया था, 1919 का अधिनियम आया था। लॉर्ड कर्जन के समय पर क्या हुआ था, 1905 में क्या बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड मिंटो के समय पर देखेंगे तो 1909 का अधिनियम आया था। और 9 के अधिनियम में जो है क्या है, संप्रदाय के निर्वाचन प्रणाली की जो है शुरुआत हुई थी। कौन सी प्रणाली, संप्रदाय के निर्वाचन प्रणाली की जो है शुरुआत हुई थी। यानी कि पहली बार आरक्षण जो है इसी में दिया गया था, मुस्लिम समाज को जो है इसमें आरक्षण दिया गया था राजनीतिक स्तर पर। आगे बात करते हैं कि 1911 में जो है क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, 1911 में जो है दिल्ली दरबार का जो है आयोजन किया गया था। जॉर्ज पंचम जो है आए हुए थे। 1912 में आधिकारिक रूप से दिल्ली की जो है राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, दिल्ली की स्थापना पूछे तो है किसके द्वारा की गई थी, आप क्या बताएंगे, आनंदपाल तोमर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, आनंदपाल तोमर द्वारा की गई थी। इनके पहले जो है यहाँ पर जो इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करता था, इंद्रप्रस्थ नगर महाभारत का, तो वह जो है दिल्ली के रूप में जो है जाना जाता था। बाढ़ के कारण यहाँ के लोग जो है काफी भाग गए थे। आगे बात करते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। प्रश्न है हमारे पास में, इसमें पूछा जा रहा है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दिए गए ऑप्शन में देखेंगे तो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो आप कहेंगे 1839 में जो है की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। केशव चंद्र सेन द्वारा जो है इन्होंने क्या किया हुआ था, कौन सा, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की जो है क्या की हुई थी, इन्होंने स्थापना की हुई थी। कब है, तो आप कहेंगे कि यह स्थापना जो है 1866 के आसपास की गई थी, 1865-66 में की गई थी। प्रथम विभाजन हुआ था ब्रह्म समाज से। राजा राम मोहन राय द्वारा जो है क्या की गई थी, 1828 में जो है ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे तो किस लिए जाने जाते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके समय पर लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब, 1856 में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय पर लाया गया था। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं।
देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस सभा की स्थापना की थी। स्थापना 1839 में हुई थी। उद्देश्य क्या था? राजा राम मोहन राय के विचारों को क्या करना? प्रचार प्रसार करना। अगली बात करते हैं, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? देखिएगा, लखनऊ समझौता की बात करें, पहली बात जो है ये कब हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? 1916 में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष ध्यान रखना, इसके जो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे कौन? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके पहले 1907 में आपको ये पता होना चाहिए, 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। किसमें? गरम दल और नरम दल जो है क्या हो गए थे? 1907 के जो है अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। कहाँ पर हुआ था? इस सूरत में हुआ था। यहाँ पर जो है दोनों विभाजन हो गए थे। 1916 में जो है अध्यक्ष कौन है? आप क्या करेंगे? अंबिका चरण मजूमदार को जो है याद करेंगे। इनके समय पर जो है लखनऊ समझौता, दो यहाँ पर चीजें हुई थी। कौन कौन सी दो चीजें हुई थी? पहली जो है समझौता क्या हुआ था? मुस्लिम लीग से हुआ था। मुस्लिम मुस्लिम लीग से हुआ था। और दूसरा समझौता जो हुआ था किससे हुआ था? नरम दल से हुआ था। नरम दल से हुआ था। मुस्लिम लीग से समझौता क्या था कि कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग से क्या हो गई थी? अलग हो गई थी। मतलब कांग्रेस से जो है मुस्लिम लीग अलग हो गई थी। और मुस्लिम लीग की जो मांग थी, क्या मांग थी? मतलब कि आरक्षण वाली मांग को जो है कांग्रेस ने क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। और मुस्लिम लीग ने क्या स्वीकार किया था? कांग्रेस की जो स्वशासन की मांग थी, स्वशासन की जो मांग थी, उसको क्या किया? मुस्लिम लीग ने जो है स्वीकार किया। और मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि मुसलमानों को जो है विधानसभा में आरक्षण दिया जाए, उसको किसने स्वीकार किया? कांग्रेस ने। तो किसके मध्य हो गया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हो गया। और नरम दल के मध्य में क्या समझौता हुआ था कि नरम दल और जो गरम दल थे, नरम दल और गरम दल जो थे, ये क्या हो जाते हैं? पुनः से इनका क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। अब गरम और नरम दल अलग अलग नहीं रहेंगे। किसके मध्य में? नरम दल और गरम दल के मध्य। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। तिलक और एनी बेसेंट के मध्य। तो क्या कहेंगे इसमें जो है ये आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में क्या हुआ था? ये समझौता हुआ था। क्योंकि नरम दल किसके अंदर था? कांग्रेस के अंदर था। और मुस्लिम लीग भी जो है हो जाएंगी। ठीक है, तो नरम दल और गरम दल भी सही हो सकता है, लेकिन ये जो है कहीं बेटर ज़्यादा सही जो है आपका ऑप्शन हो रहा है बी ऑप्शन। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। इस समझौते में तिलक और जिन्ना की मुख्य भूमिका थी। तो ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इसी के समय पर जो है तिलक द्वारा एक कथन कहा गया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर के रहूंगा। और स्वराज्य जो है यहीं पर समझौता हो गया था। स्वराज को ही स्वशासन बोलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। देखिएगा, इसकी मैं सिंपल सी बात करूं तो इसके जो लेखक हैं दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती, इस बार के लिए जितने स्टार लगाना हो लगा लीजिएगा। पूरी संभावना है कि एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई इनके संगठन को जो है पूरे 1875 में बना था, जो है शताब्दी पूरी हो रही है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती को क्या क्या ध्यान रखेंगे? एक इनका जो है मूल नाम ध्यान रखेंगे। मूल नाम क्या है? मूल नाम है, ठीक है, मूल नाम ध्यान रखना है। इनका मूल नाम क्या है? इनके द्वारा जो है स्थापित संगठन कौन सा है? इनके द्वारा जो है प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? इनके द्वारा जो है नारा कौन सा दिया गया था? इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा है? ठीक है, आंदोलन कौन सा है? और इनका जो है उपनाम क्या है? क्या है इनका जो है उपनाम? क्या है? इतने फैक्ट जो है क्या कर लेना है आपको? याद कर लेने हैं। आपका प्रश्न काफी हद तक बन जाएगा। इनका जो मूल नाम है वो क्या है? मूल शंकर है। क्या है? मूल शंकर जो है दयानंद सरस्वती का क्या होता था? मूल नाम होता था। इन्होंने जो संगठन की स्थापना की हुई थी उसका नाम क्या था? आर्य समाज था। कौन सा संगठन था? आर्य समाज। कब स्थापित किया हुआ था? 1875 में। और ये कहाँ पर था? मुंबई में यह संगठन था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुस्तक जो है इनकी पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? इनकी पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश है। क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो है इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने नारा क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर, वेदों की ओर क्या करो? लौटो। ये क्या दिया था? नारा दिया था। इन्होंने आंदोलन जो चलाया था उस आंदोलन का नाम क्या था? शुद्धि आंदोलन था। क्या नाम था? शुद्धि आंदोलन था। उपनाम जो है इनका क्या है? भारत का इन्हें क्या कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी को इन्होंने जो है प्राथमिकता दिया था। इनको जो है क्या कहते हैं? भारत में जो है अशांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा गया है? अशांति का जनक कहा जाता है। बहुत सी बातें हैं। स्वशासन के संदर्भ में इन्होंने कथन कहा था कि
अपना जो होता है मतलब स्वदेशी विदेशी, जैसे स्वदेशी क्या है बहुत कमज़ोर है तो वो अच्छा है किसकी तुलना में, बहुत अच्छे विदेशी की तुलना में, चाहे विदेशी चाहे शासन हो या फिर कोई सामान हो, ठीक है। तो ऐसे ये क्या करते हैं, बात करते हैं। इतनी बातें इनके बारे में ध्यान रखते। इस प्रकार से क्या करना है फ्रेंड्स, आपको लगातार रिवीजन करना है, हर दिन जो है पढ़ना है, एक बात नहीं पढ़ना है, मतलब एक क्वेश्चन से सिर्फ एक बात नहीं पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया था, तो आप क्या कहेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद द्वारा। आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना में इनका योगदान था। महात्मा गांधी ने जो है हरिजन सेवक संघ जो है स्थापित किया हुआ था, हरिजन सेवक संघ जो है स्थापित किया था। आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। 2025 में देखेंगे कितना समय पूरा हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे कि 150 साल जो है इनके पूरे हो रहे हैं। इसलिए जो क्या है ये इंपॉर्टेंट है इनकी बातें, इसलिए मैंने डिटेल में जो है करवाया हुआ है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न है कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है चाय और चीन के साथ व्यापार को जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। देखिएगा, अगर कंपनी को बात करें तो 1773 के अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार क्या दिया गया था, 20 वर्ष जो है व्यापार करने की जो है अनुमति दी गई थी। इसके बाद लगातार क्या करते रहे ये, 1793 में क्या किया, इसी प्रकार से 20 वर्ष के लिए चार्टर एक्ट लेकर के आए। इसी प्रकार से जो है ये 1813 का जो है अधिनियम लेकर के आए, और इसमें क्या कर दिया, इस अधिनियम में जो है इन्होंने एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था 1813 में क्या कर दिया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। लेकिन दो चीज़ों को जो है छोड़ दिया कि चाय का व्यापार जो है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चीन के साथ में व्यापार जो है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके बाद जो है 20 सालों बाद जो है 1833 का अधिनियम आया। इसमें जो है पूरी तरीके से व्यापार को जो है व्यापार का जो एकाधिकार था उसे ये भी खत्म कर दिया गया चाय और चीन के साथ में। और 1853 का जो अधिनियम आया था इसमें कंपनी ने जो है 20 वर्ष की अवधि नहीं बढ़ाई थी, यानी कि पूरे का पूरा कह दिया था कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है। और 1858 में क्या हुआ था, कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। और 1876 में जो है औपचारिक घोषणा जो है कंपनी की समाप्ति की कर दी गई थी। तो ये जो है पूरी बातें हैं। तो क्या हो जाएगा, व्यापारिक चाय और चीन के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त किया गया था। तो क्या बताएंगे, देखिएगा यहाँ चाय और चीन पर जो है बचा रहा था, 1833 में जो है समाप्त किया गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 1833 आपका सही हो जाएगा। व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कब किया गया था, 1813 में, लेकिन ये आंशिक रूप से था, चाय और चीन को इसमें छोड़ दिया गया था। पूरी तरीके से जो कब समाप्त कर दिया गया, तो आप क्या कह देंगे, 1833 में, ठीक है। प्रशासनिक निकाय यह जो है बन करके रह गई थी, और ये प्रशासनिक निकाय जो है 1858 के अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। कंपनी केवल व्यापारिक इकाई बन गई थी। आगे बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित समिति का नाम जो है क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग के लिए जो समिति बनी हुई थी, तो ध्यान रखेंगे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड ये कब हुआ था, तो पहली बात ध्यान रखिएगा इसका समय क्या था, और यह घटना कहाँ हुई थी ये ध्यान रखिएगा। इस समय जो थे क्या, जो मतलब वो गवर्नर, इस समय पर देखेंगे भारत के गवर्नर कौन है वो ध्यान रखेंगे, और जिन्होंने जो मतलब इस घटना को अंजाम दिया था वो कौन थे, यानी कि अंग्रेज सेनापति बोल सकते हैं या अंग्रेज कमांडर बोल सकते हैं, वो कौन थे ये ध्यान रखिएगा। फिर जो है समिति कौन सी बनाई गई थी ये ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना है इसमें जो है उपाधि किसने लौटा दी थी ये भी ध्यान रखना है। इतने प्रश्न ध्यान रखेंगे, प्रश्न बन जाएगा। देखिएगा समय जो है ये कब की घटना है, 13 अप्रैल 1919 को जो क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आप कहेंगे अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पर था, पंजाब में। गवर्नर जनरल इसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, जेम्स फोर्ड था। कौन था, जेम्स फोर्ड जो है इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। कमांडर जिसने गोली चलाई हुई थी उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था, जनरल डायर नाम था, जनरल डायर नाम था। और समिति जो बनी हुई थी उसका नाम था हंटर कमेटी बनी हुई थी। क्या बनी थी, अंग्रेजों ने हंटर कमेटी बनाई हुई थी। और जो है क्या नाम है भाई उनका, जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने क्या कर दी थी, सर की उपाधि जो है लौटा दी थी। इस घटना की निंदा करने के लिए सर की उपाधि लौटाई हुई थी। तो हंटर समिति जो है आपका सही हो जाएगा। स्ट्रेची कमीशन जो है यह जो है आपका किससे संबंधित है, ये अकाल के समय पर मतलब जांच करने के लिए गठित किया गया था। सप्रू समिति जो है ये एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, न्याय से संबंधित है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के संदर्भ में इसने जो है सिफारिश की हुई थी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, और अगला
प्रश्न है हंटर समिति सही हो जाएगा। हत्याकांड की तिथि जो है, ये जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था? तो आप बताएंगे कि 13 अप्रैल जो है 1919 को हुआ था। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो है जांच दल का गठन किया गया था। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि नील दर्पण नाटक के माध्यम से नील के किसानों की व्यथा किसने चित्रित की हुई थी? देखिएगा, अगर आप देखेंगे किसकी बात कर रहे हैं हम, नील विद्रोह की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नील किसानों का जो आंदोलन हुआ था उसे क्या कहते हैं? नील विद्रोह कहते हैं, ठीक है। और नील विद्रोह जो है ये कब हुआ था? नील विद्रोह जो है ये कब हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यह घटना जो है आपकी कब की है? 1859 की जो है ये घटना है। कब की घटना है? 1859 की। और इसका जो जानकारी हमें यानी कि वर्णन मिलता है, दो जगह पर मिलता है। एक तो ध्यान रखेंगे नाटक का नाम ध्यान रखेंगे, एक जो है क्या ध्यान रखेंगे? पत्रिका का जो है नाम ध्यान रखेंगे। नाटक जो था उस नाटक का नाम है नील दर्पण नाटक, जो है इसी के संदर्भ में लिखा गया था, नील दर्पण नाटक। और जो है पत्रिका जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी अपनी, कौन सी पत्रिका लिखी गई थी? तो आप बताएंगे कि इसमें जो पत्रिका लिखी गई थी हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखी गई थी, उसका नाम था हिंदू पोट्रियाट। क्या नाम था? हिंदू पोट्रियाट। क्या नाम था? हिंदू पोट्रियाट जो है ये लिखी गई थी किसके द्वारा? हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा जो है लिखी गई थी। एक सेकंड का भाई रुकिएगा। थोड़ा सा विलम्ब हुआ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि एक बीच में इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा था तो उसको रिसीव किया। तो इधर देखेंगे तो ये जो नील दर्पण नाम का नाटक लिखा गया है वो भी इसकी जानकारी देता है। और इधर देखेंगे तो हिंदू पोट्रियाट नाम की पत्रिका है वह भी जानकारी देती है। और नील दर्पण जो नाटक लिखा हुआ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि नील दर्पण नाटक के माध्यम से किसानों की व्यथा किसने चित्रित की थी? वो व्यक्ति का नाम था क्या? दीन बंधु मित्र। बंकिम चंद्र चटर्जी, ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम की रचना किसने की हुई है? वंदे मातरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिएगा भाई। कितने स्टार? 5 स्टार लगा लीजिएगा। वंदे मातरम आपसे पूछा जाएगा, पूरी की पूरी जो है संभावना है वंदे मातरम के बारे में पूछे जाने से, क्योंकि भाई साहब 100 वर्ष पूरी किए हैं, साथ ही साथ 100 नहीं 150 वर्ष पूरी किए हैं। 26 जनवरी में जो है बेहतर उत्सव मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी इसके बारे में क्या की हुई है, विस्तृत चर्चा की हुई है, इस पर विस्तृत भाषण हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वंदे मातरम की अगर बात करें, रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। और इसका जो है 1875 में इसकी रचना की गई थी, ठीक है। पहली बार जो है इसमें बंग दर्शन नाम की पत्रिका, ध्यान रखिएगा सभी बातें बारीकी से, बंग दर्शन जो पत्रिका है उसमें पहली बार क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। बाद में जो है इन्होंने जो उपन्यास लिखा उसमें भी इसका जिक्र मिलता है, जिसका नाम था आनंद मठ नामक उपन्यास। ध्यान रखना, अगर कथन कारण में प्रश्न पूछेगा ना, ये फैक्ट आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है। अगर सीधा पूछ लिया कि पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशन हुआ था, ध्यान रखना बंग दर्शन पत्रिका में। अगर जो बंग दर्शन ऑप्शन नहीं मिलता है तब आनंद मठ सही हो जाएगा। आनंद मठ में जो है 1882 के आसपास जो है देखने को मिल जाता है। पहले जो है इसका प्रकाशन जो है हमें बंग दर्शन पत्रिका मिलता है। और वंदे मातरम गीत जो है आगे चल करके 24 जनवरी 1949 को क्या किया गया था? इसे जो है 24 जनवरी
ठीक है, 49 या 50, ठीक है, 24 जनवरी के दिन जो है इसे क्या किया गया था, संविधान सभा में जो है स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी 1950 है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। अगली बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जो है क्या किया था, जनगण मन की रचना की हुई थी, जो हमारा क्या है, जो हमारा क्या है, आप कहेंगे राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान है वो क्या है, जनगण मन है, और उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और ये क्या है, राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है, इस बात को भी आप क्या है ध्यान रखेंगे अच्छे से। चलिएगा, इसी प्रकार से आपको पढ़ते रहना है। तो दीनबंधु मित्र जो है आपका सही हो जाएगा। 1859 में जो है नील विद्रोह हुआ था, बंगाल पर आधारित था। नाटक जो है किसानों के शोषण का जो है सजीव चित्रण करता है। आगे बढ़ जाते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा कब शुरू की हुई थी, क्या दांडी यात्रा जो है कब शुरू की हुई थी, साबरमती आश्रम से। देखिएगा, ये प्रश्न जो है गांधी जी किस पर बेस्ड है, तो आप कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पर बेस्ड है। किस पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। शब्दों को समझिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी को नमक सत्याग्रह कहते हैं, इसी में दांडी यात्रा हुई थी, सब चीजें हैं। सविनय का मतलब क्या होता है, विनय पूर्वक अवज्ञा करना, किसकी अवज्ञा करना, अंग्रेजों के कानून की कैसे अवज्ञा हुई थी। देखिएगा, गांधी जी कहाँ पर रहते थे, तो आप कहेंगे एक स्थान में रहते थे, उस स्थान का नाम था क्या, साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम, आप कहेंगे साबरमती आश्रम, ठीक है। ये कहाँ पर था, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित था। कहाँ था, अहमदाबाद गुजरात में था, और गुजरात के तट पर ही क्या है, समुद्र पड़ता है, और ये जो है यहाँ पर क्या है, मान लीजिएगा समुद्र है, क्या है, समुद्र है, यहाँ पर जो है समुद्र है। समुद्र किनारे एक स्थान है जिसका नाम है दांडी, क्या नाम है, दांडी। ये भी कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। गांधी जी जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है कानून तोड़ने के लिए, कौन सा जो नमक पर जो वो टैक्स लेते थे उसको तोड़ने के लिए यहाँ से जो है अपने अनुयायियों के साथ में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। किस टारगेट के लिए, आप कहेंगे कि दांडी के लिए जो है यात्रा करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है नमक की फैक्ट्रियां बनी होती थी, यहाँ पर नमक बनाया जाता था। तो यह सत्याग्रह किसके लिए हुआ था, नमक के लिए हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और जो यात्रा हुई थी उस यात्रा को क्या बोलते हैं, आप क्या कहेंगे उस यात्रा को क्या कहेंगे, दांडी यात्रा कहेंगे। तो यह जो है यात्रा यहाँ से शुरू होती है। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, क्या बताएंगे, साबरमती से। गांधी जी ने जब यात्रा शुरू की, कसम खाई हुई थी कि यहाँ पर लौट करके नहीं आएंगे। बाद में जो है यहाँ पर नहीं आए हुए थे, दूसरा आश्रम बनाया हुआ था। दरअसल इनका जो ये टारगेट था, कसम खाने का मतलब एक संकल्प लेने का, कि हम जो है ये आंदोलन पूरा करके रहेंगे, आंदोलन की वापसी के रूप में यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इन्होंने जो यात्रा शुरू की हुई थी, अगर पूछे दांडी यात्रा शुरू कब की गई थी, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, 12 मार्च के दिन जो है इन्होंने यात्रा शुरू की हुई थी। 12 मार्च 1930 को शुरू की हुई थी, और यहाँ से चलकर कब पहुंचे थे, 6 अप्रैल के दिन जो है यहाँ पर पहुंच गए थे। 6 अप्रैल 1930 को जो है यहाँ पर पहुंच गए थे। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, नमक सत्याग्रह यानी कि नमक के खिलाफ जो सत्याग्रह है, ये पूरा का प्रक्रिया है। दांडी यात्रा शुरू कब हुई थी, 12 मार्च 1930 की। पहुंचे कब थे, 6 अप्रैल 1930 की। नमक कानून कब तोड़ा, 6 अप्रैल 1930 को जो है एक मुट्ठी कानून लिया, नमक लिया, और उसको जो है फ्री का यूज कर लिया, मतलब कि थोड़ा सा खा लिया। इसका मतलब क्या हुआ, सांकेतिक रूप से जो है सत्याग्रह था। तो क्या पूछ रहा, दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी, क्या बताएंगे आप, जो है 12 मार्च 1930 जो है बताएंगे। कहाँ शुरू की गई थी, पूरी कहानी आप जो है समझ चुके हैं। चलिएगा, 1 अगस्त 1920 है। अगर ये पूछे तो ये असहयोग आंदोलन की डेट है, असहयोग आंदोलन की डेट है 26 जनवरी 1930। ये जो है वह डेट है जहां पर पहली बार जो है क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज घोषित होने के बाद में जो है जश्न मनाया गया था। भारत जो क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू के तत्वाधान में आज़ादी का जश्न जो है मनाया गया था पहली बार। 6 अप्रैल 1930 की वो डेट है जहाँ से क्या हुआ था, कानून तोड़ा गया था। आगे बात करते हैं, अरे भाई बात करते हैं, हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा, आप कहेंगे कि जो है 12 मार्च 1930 जो है सही जवाब हो जाएगा। 6 अप्रैल को क्या किया हुआ था, दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा था। इसके साथ ही क्या हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया था, यानी कि कानून की अवज्ञा कर दी हुई थी। अगली बात करते हैं, बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए शारदा एक्ट जो है 1929 में लड़कियों के विवाह की योग्य न्यूनतम आयु क्या डिसाइड की गई थी। तो यहाँ पर देखेंगे, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्या नाम है भाई, राजस्थान के हैं, हरविलास शारदा। क्या नाम है, हरविलास, हरविलास शारदा,
ठीक है, ये जो है क्या है, कानून के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने जो है एक कानून लाया हुआ था, कब 1829 में, कब लाया हुआ था 1829 में जो है ये कानून लाया था। और इसके तहत जो है क्या किया गया था कि बाल विवाह ना हो, मतलब कि बाल विवाह ना हो भारत में। इसके लिए जो है दो आयु होंगी, एक जो होगी क्या, लड़का की आयु होगी, और एक क्या होगी, लड़की की जो है आयु होगी। तो इसमें जो है लड़के के लिए जो आयु डिसाइड की गई थी वो कितनी थी, 18 वर्ष थी, और जो लड़की के लिए आयु डिसाइड की गई थी वो कितनी थी, 14 वर्ष थी। क्या प्रश्न पूछ रहा है, लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी, आप क्या बताएंगे, 14 वर्ष जो है बताएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 14 वर्ष जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए जो है 14 वर्ष थी। हरविलास शारदा जो है इसके क्या थे, प्रस्तावक थे, मतलब कि ये कानून के, इसी को शारदा एक्ट कहा जाता है। और इस समय पर ये किस गवर्नर जनरल के समय घटना होगी, याद कीजिएगा 1829 में कौन गवर्नर जनरल होगा भाई, क्या बताएंगे, विलियम बेंटिक जो है इस समय पर गवर्नर जनरल होंगे। क्योंकि इनका समय जो है 1828 से लेकर के 1835 तक का जो इनका समय है। अगली बात करते हैं, भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस की मांग जो है सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में की गई थी। देखिएगा, अगर भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस की बात करिए, यानी कि स्वराज जिसे कहते हैं, स्वराज कहते हैं, ये बहुत पहले से जो है 1905 से ही जो लगातार मांग चल रही थी। जब से बंगाल विभाजन हुआ था मांग तेज हो गई थी। हालांकि सबसे पहली बात जो है 1896 में अगर बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है क्या बनाया था, एक स्वराज्य विधेयक बनाया हुआ था, मतलब स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था। उसमें जो है पहली बार क्या करते हैं, ये स्वराज की मांग प्रस्तुत करते हैं। इसी के लिए जो है क्या हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। इसी में जो है तिलक ने बहुत प्रयास किया था। 1919 में जो है इसी के लिए कोशिश की गई थी, लेकिन पहली बार जो है ये हुआ था नेहरू रिपोर्ट में हुआ था। ठीक है, क्यों, जब साइमन कमीशन भारत में आता है, कब, 1928 में आता है। ये भारतीयों के लिए चैलेंज करता है कि एक संविधान बना करके दिखा दो। लेनलेथ गो जो इस समय पर क्या रहता है, जो भारत सचिव रहता है, इस चैलेंज को कांग्रेस एक्सेप्ट करती है। और मोतीलाल नेहरू, किसकी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है क्या किया जाता है, पहली बार संविधान बनाया जाता है। और उसी संविधान को जो है नेहरू रिपोर्ट के रूप में जानते हैं। इसमें पहली बार जो है मौलिक अधिकार वगैरह और जो है डोमेनियन स्टेटस की मांग की गई थी। हालांकि जब डोमेनियन स्टेटस मांगा गया तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की लाहौर अधिवेशन में, और उन्होंने कहा, मोतीलाल नेहरू इनके पिता हैं जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने कहा कि बापू जो है अब ये समय निकल चुका है, डोमेनियन स्टेटस का जो है ये समय निकल चुका है, अब हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, कैसी, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इसलिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा, और 26 जनवरी 1930 को जो है आज़ादी का जश्न मनाया गया था। ठीक है, मॉन्टेग्यू जेम्स रिपोर्ट जो है ये कब आई हुई थी, ये 1917 में जो है मॉन्टेग्यू रिपोर्ट आई हुई थी। इसी के आधार पर जो है 1919 का अधिनियम बना हुआ था। साइमन कमीशन 1928 का, जिन्ना फार्मूला जो है गांधी जी की मांगों के बाद में जो है रखा गया था। 1930 के आसपास है ये, ठीक है, 1930 के आसपास। अगली बात करते हैं, नेहरू रिपोर्ट जो है आपका सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है गठित कमेटी द्वारा ये बात कही गई थी। इसके विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग बनाई हुई थी, यानी कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता संगठन ऐसा कुछ है, इंडिपेंडेंस लीग बनाई हुई थी, क्योंकि इनकी मांग क्या थी, पूरी आज़ादी थी, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता इन्हें जो है चाहिए थी, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी। अगली बात करते हैं, कैबिनेट मिशन के 1946 के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिएगा, कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत में आता है। दूसरा विश्व युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में जो है इंग्लैंड में सरकार भी बदल जाती है। सरकार किसकी बनती है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है। कौन सी सरकार बनती है, लेबर पार्टी की सरकार। और जो इसके प्रधानमंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं, क्लाइमेट एटली जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। विंस्टन चर्चिल खतरनाक व्यक्ति थे भाई, वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, वो जो है भारत को आज़ादी देने के पक्ष में नहीं थे। तो सरकार जो है यहाँ की बनती है और ये आज़ादी देने के लिए बात करते हैं। और जो है वहाँ से ब्रिटेन से 3 मंत्री भेजे जाते हैं। क्या भेजे जाते हैं, 3 मंत्री भेजे जाते हैं कि जाओ भाई भारत में संविधान निर्माण के लिए क्या करो, मतलब एक रिपोर्ट तैयार करो ताकि संविधान बन सके। ये 3 मंत्री कौन कौन से थे, तो उसमें से एक थे AB अलेक्जेंडर, क्या थे, AB अलेक्जेंडर, जो इंग्लैंड के नौसेना मंत्री थे। और एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स जो है एक व्यक्ति थे। और एक व्यक्ति थे, 3 लोग थे ना भाई, स्टेफर्ड क्रिप्स, और एक थे कौन, पैथिक लॉरेंस। कौन थे, पैथिक लॉरेंस। तो ये जो है 3 कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटेन की सरकार के, क्या थे, 3 कैबिनेट मंत्री थे, भारत में आते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और
इसने कहा कि भारत में जो है संविधान सभा के लिए क्या करवाए जाए, चुनाव करवाए जाएँ और इसी ने कहा कि प्रत्येक 10 लाख में से क्या किया जाए, एक सदस्य जो है क्या किया जाए, एक सदस्य संविधान सभा में भेजा जाए और इसी के तहत भारतीय संविधान सभा में जो है 389 सदस्य हुए थे, क्योंकि उस समय पर जो भारत की जनसंख्या थी कितनी थी, 39 करोड़ थी, यानी कि 39 करोड़ थी। 39 करोड़ भागे 10 कर दोगे 389 निकल आएगा। तो इसके अध्यक्ष जो है आपसे पूछ रहा है वो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? ये 3 सदस्यों में से अगर बात की जाए, पैथिक लॉरेंस जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। क्लाइमेट एटली जो है इस समय पर कौन थे, प्रधानमंत्री थे और ये बाकी 3 के 3 जो क्या थे इसके सदस्य थे। आगे बात करते हैं। पैथिक लॉरेंस सही जवाब हो जाएगा। मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। उद्देश्य क्या था, भारत के लिए संविधान सभा का गठन करना और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर ही क्या किया गया था, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का दौरान जो है, आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार जो है बनाई गई थी, तो देखिएगा ये तीनों जगह पर जो है, बलिया में भी बनी थी, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो है सरकार बनाई गई थी। किसके नेतृत्व में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो है सरकार बनाई गई थी। सतारा जो है महाराष्ट्र में भी सरकार बनी थी। तामलुक पश्चिम बंगाल में भी जो है सरकार बनाई गई थी। क्या पूछ रहा है भाई, प्रश्न पूछ रहा है कि बनाई नहीं गई थी, ये पूछ रहा मतलब सबसे लंबे समय तक जो है कहाँ की सरकारें चली हुई थी जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर, तो ये जो है आपका सही जवाब हो जाएगा कि सतारा में जो है, जो महाराष्ट्र में सरकार बनी थी वहाँ की सबसे लंबे समय तक चली थी। तलचर जो है ये उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर कोई सरकार बनी होगी तो बनी हुई थी, लेकिन सतारा में जो है सबसे लंबे समय तक सरकार चली हुई थी जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर चली थी। ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। 8 अगस्त को नहीं मानता है MPPSC, क्योंकि ये 8 अगस्त की डेट को जो है पिछली बार प्रश्न आया हुआ था, उसे गलत मान दिया था, तो 9 अगस्त ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर जो है ऑपरेशन जीरो शुरू किया गया था। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन जीरो, किस लिए, अंग्रेज सरकारों द्वारा जो भारतीयों को गिरफ्तार करने के लिए है शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर क्या है, करो या मरो का जो है नारा दिया गया था। इस नारा की मूल रूप से रचना किसके द्वारा की गई थी, आप क्या बताएंगे? अरुणा, ठीक है, अरुणा नहीं भाई, यूसुफ मेहर अली, ठीक है, किसके द्वारा, यूसुफ मेहर अली द्वारा जो है इसकी क्या की गई थी, रचना की गई थी। और जो गांधी जी ने इसे क्या किया था, लोकप्रिय बनाया हुआ था। क्या किया था, लोकप्रिय बनाया हुआ था। सतारा महाराष्ट्र जो है सही हो जाएगा। बलिया में जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली सरकार बनी थी। सतारा महाराष्ट्र में जो है YV चाहड़ के नेतृत्व में जो बनी हुई थी और नाना पाटिल के नेतृत्व में जो है महाराष्ट्र की सरकार जो है सबसे लंबे समय तक चली थी। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम विचार किसके मन में जो है आया हुआ था, तो देखिएगा आज़ाद हिंद फौज की अगर बात करेंगे तो लंबी कहानी है भाई आज़ाद हिंद फौज की। तो इसमें अगर देखेंगे तो एक अंग्रेज़ों की टुकड़ी रहती है, क्या क्या रहती है, अंग्रेज़ों की सेना रहती है, क्या रहती है, एक अंग्रेज़ों की सेना रहती है और उस सेना का जो कैप्टन रहता है उसका नाम है कैप्टन मोहन सिंह। क्या नाम है, कैप्टन मोहन सिंह। इसको जो है अंग्रेज हार जाते हैं, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो इस पूरी फौज को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके जो है जर्मनी जापान में रखा जाता है। तो ये सभी लोग जो है क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। जर्मनी में जो एक व्यक्ति थे, भारतीय थे, वो कोई सरदार थे, मतलब सिख थे, उनका नाम जो है प्रॉपर तरीके से मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने क्या करवाई, इनकी जमानत करवाई और इस सेना को जो है एक दूसरे तरीके से जो क्या है लीड करने के बारे में सोचा। इधर जो है क्या नाम था, रास बिहारी बोस भी जो है एक छोटी सेना बना करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर रहे थे, रास बिहारी। तो इनको भी जो है यहीं पर बुलाया गया, इन सब की मीटिंग हुई और अंततः जो फौज बनी उसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि आज़ाद हिंद फौज जो है क्या बनी, आज़ाद हिंद फौज जो है अंतिम रूप से क्या बनी, इन सब की मीटिंग के बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। ये गठन जो है 1942 के आसपास जो है किया गया था। कब किया गया था, 1942 में किया गया था, जर्मनी में गठन हुआ और इसे आज़ाद हिंद फौज नाम दिया गया और इसका जो मतलब मुख्य कमांडर बनाया गया, इसका जो कैप्टन मोहन सिंह को जो है इसका प्रमुख क्या बनाया गया, संचालक बनाया गया। और जो कमेटी बनी थी इसको लीड करने वाली थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस तो नहीं सही होगा। ठीक है, शाह नवाज खान भी जो क्या थे, सुभाष चंद्र बोस के समय पर ये कैप्टन थे, ये भी सही नहीं होने वाला है। अब रास बिहारी बोस या कैप्टन मोहन सिंह, तो देखिएगा इसमें रास बिहारी घोष को जो है बाद में बुलाया गया था, तो हो सकता है आपका कैप्टन मोहन सिंह जो है ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है दूसरी फौज चला रहे थे रास बिहारी, तो इन्हें बाद में जो है यहाँ पर बुलाया गया था। तो इनके संबंध में मीटिंग हुई थी, मीटिंग होने के बाद जो है ये फौज बनी थी। तो ये विचार जो है
बाद में जो है 1943 में जो है यहाँ पर कौन जुड़ते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इसके क्या बनते हैं, कैप्टन मोहन सिंह की जगह पर जो है इसके मुख्य कैप्टन बनते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। और इन्हीं के द्वारा जो है आज़ाद हिंद सरकार बनाई गई थी, कहाँ पर, सिंगापुर में। तो ये बातें हो जाएगी, आपका कैप्टन मोहन सिंह जो है सही जवाब हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेज सरकार ने जब भारत में निबंधी बनाया तो कौन सा मुकदमा चलाया हुआ था, ध्यान रखिएगा, लाल किला मुकदमा। कौन सा मुकदमा, लाल किला मुकदमा। लाल किला मुकदमा जो है किस पर चलाया हुआ था, ये जो है इन पर चलाया गया था। कैप्टन मोहन सिंह जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी, जापान में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो 1943 में इसकी कमान संभाली हुई थी। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। आप क्या कहेंगे कि राजा राम मोहन राय को जो है इनका आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। बहुत इनके जो है बहुत बड़ा नाम है। इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का जो है प्रथम सुधारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम समाज सुधारक कहा जाता है। इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। इन्हें पत्रकारिता का जो है अग्रदूत भी कहा जाता है। पत्रकारिता का अग्रदूत, अग्रदूत भी कहते हैं। पत्रकारिता का 2 बार लिख गया, ठीक है, सुधार लीजिएगा। पत्रकारिता का, इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन का जो है और भी बहुत सारी उपाधियां दी जाती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, आधुनिक पुरुष। और इन्हें जो है प्रथम मतलब आधुनिक भारत का भी जो है पिता कहा जाता है। इन्होंने जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई थी, ब्रह्म समाज की। इन्हीं के प्रयासों से जो है भारत में जो है सती प्रथा को जो है जो लगी हुई थी उसको मतलब रोका गया था। कब, 1829 में जो सती प्रथा का अधिनियम इन्हीं के समय पर लाया गया था। इनके प्रयासों से इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की हुई थी और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया हुआ था। बहुत बड़ा नाम है भाई किसका, राजा राम मोहन राय के बारे में तो कभी गहराई में इनके बारे में लिखिएगा। इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय जो हैं, इन्होंने जो है इन्हें अकबर द्वितीय ने जो है राजा की उपाधि दी हुई थी। और भी अगर बात करें तो अंग्रेजी का इन्होंने समर्थन किया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, घर से ही बगावत कर ली थी, ठीक है, घर से ही, जी हाँ, बगावत कर ली हुई थी। इनकी समाचार पत्रिका में बात करेंगे तो ब्रह्मा क्रॉनिकल इनकी क्या है, एक समाचार पत्रिका है, ब्रह्मा क्रॉनिकल इनकी समाचार पत्रिका है। और टू गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट इनकी क्या है, पुस्तक है, ठीक है। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसके लिए जाने जाते हैं, विधवा पुनर्विवाह के लिए जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती जो है अपने जो मूल धर्म था वेदांत मैंने वेद वाला धर्म था, तो उसको जो है कई बहुत अच्छे से इन्होंने क्या किया, सुधार किया, शुद्धि आंदोलन चलाया, जो कि धर्म परिवर्तन कर चुके थे, इन्हें वापस बुलाया। महात्मा गांधी जो है ये आधुनिक भारत के सुधारक नेता थे और इन्होंने जो है मूल रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया, अपनी बड़ी भूमिका अदा की। तो यहाँ पर क्या होती है, हमारी क्लास खत्म होती है। आपको कमेंट बॉक्स में 2 बातें बतानी है, ये आपके लिए प्रश्न है या होमवर्क समझिएगा। एक बताइएगा भाई कि जो अपन पढ़ा रहे हैं चीज़ें, ये आपको क्या ऐसा लगता है कि भाई परीक्षा के रिलेवेंट चल रहा है। और दूसरी बात बताना है, हमारी स्पीड के बारे में बताना है, क्या स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। ज़्यादा देखिए धीरे पढ़ा सकते हैं लेकिन मेरे भाई याद रखना, मैं देखिए थोड़ा सा रियलिटी बताता हूँ यार, मतलब अपन भी जो है कई जगह प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो क्या करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो इस बात को आप जो है समझिएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ भाई कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के लिए काम नहीं करता, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट जो सिलेक्शन के लिए काम नहीं करता। हो सकता है तो आपको बातें उनकी मीठी लगती हों, लेकिन रियलिटी है भाई, स्वीकार कीजिएगा। अन्यथा जो है आप हमेशा जो है कोचिंग के भरोसे पीछे रह जाएंगे। तो 1% भी स्टूडेंट मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं काम करते। उनका टारगेट क्या होता है भाई, व्यापार है, शिक्षा है, क्या है, व्यवसाय है। तो उनका जो टारगेट होता है ना, क्या होता है, किसी भी तरीके से क्या करना, लाभ अर्जित करना। लाभ कहाँ से होता है, स्टूडेंट की वजह से होता है, ठीक है। जब स्टूडेंट कोर्स परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तब उन्हें क्या होता है, लाभ होता है। और चूंकि उनका व्यापार भी जो है इससे चलता है, तो कुछ भी बोलेंगे किसके लिए, इसके लिए कह देंगे हम 10 दिन में सिलेबस पूरा करवा देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, मतलब रियलिटी पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो है पेपर निकाले हुए हैं, सिलेक्शन किया हुआ है, प्रीलिम्स तो खास तौर से निकाला ही हुआ भाई, कई बार मेंस लिख चुका हूँ, तो असलियत तो जानता हूँ कि क्या होता है, रियलिटी क्या होती है। इंटरव्यू के लिए मतलब सिलेक्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेंस में जो अपन मानक जान चुके हैं कि मेंस में कैसी चीज़ें जो है प्रेजेंट की जानी चाहिए, कैसा लिखा जाना चाहिए। और ठीक है, तो 5-6 बार लगातार काम करने से क्या होता है कि उस फील्ड में जो है अपना अनुभव हो जाता है। तो मैं जो चलता हूँ ना, वो किसके लिए, रियलिटी के आधार पर चल रहा हूँ, सिलेक्शन के बेस पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही सिलेक्शन होता है तो हो सकता है कि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो,
मैं बहुत अच्छा सजा करके नहीं लिखता हूँ, राइटिंग से नहीं लिखता हूँ, तो ये भी हो सकता है कि भाई, लेकिन इन सब चीज़ों का महत्व नहीं है प्रीलिम्स में, ध्यान रखिएगा कि कितनी राइटिंग से लिखते हो, आपको टिक करना है, एक ऑप्शन क्या करना है, ट्रिक करना है, कितनी बातें आपके दिमाग में हैं, ये जो है मायने रखता है। इस जो है रियलिटी को, आप जो दिमाग में कितनी चीज़ें आपके घुस रही हैं, वो कैसे घुस रही हैं, कैसे जा रही हैं? क्या एक बार जो है सजा कर लिख लेने से क्या होगा? नहीं होगा भई। जब तक आपके दिमाग से बार-बार चीज़ें क्या है गुज़रेंगी, एक ही रास्ते से, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है भई, एक रास्ते से आप बार-बार गुज़रिएगा, एक ही रास्ते से बार-बार गुज़रिएगा, बार-बार, तो आपके जो आस-पास में कितने पेड़ हैं, कितने रास्ते हैं, आपको याद हो जाएगा। आप याद कीजिए कि आपके घर के पास में जो है, जो भी पड़ोसी मोहल्ला जो भी है, तो आपको पड़ोसी घर बहुत अच्छे तरीके से याद है। कि भाई कितने दीवारें हैं, कितने दरवाज़ा हैं, आपके घर के दरवाजे के जो है आस-पास का पूरा सामान याद है, सब कुछ याद है, अपने कमरे की चीज़ें याद रहती हैं कि क्यों? क्योंकि वो हर बार आपके दिमाग से जो है गुज़र रही हैं। तो यही सिद्धांत अपनाइएगा भई, इतनी चीज़ें आपको दिमाग से हर बार गुज़ारनी हैं और जो है इतना बड़ा सिलेबस है, इसे दिमाग से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बार गुज़ारना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड में तो काम करना पड़ेगा ना, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो कई लोग जो है कह देते हैं कि मतलब उठाते हैं प्रश्न कि भाई आप जो क्या है अच्छे से नहीं पढ़ाते हो, आप जो है सच बोल देते हो, सच नहीं बोलना है, किसी भी तरीके से क्या करना है आपको स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना है। तो मैं फिर से कहूँगा कि जो है मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ कि फिलहाल में मेरा कोई व्यवसाय है, ना ही कोई अभी कोचिंग है। मैं सिर्फ़ क्या कर रहा हूँ अपनी इस बात को सिद्ध करने पर लगा हूँ कि हाँ भाई मुझसे चीज़ें बनती हैं और मैं ये बातों से नहीं जो है मैं सिलेक्शन से सिद्ध करना चाहता हूँ। इसलिए जो है मैं सिलेक्शन को टारगेट कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा तो उसमें जब आप बताएँगे कि हाँ सिलेक्शन हुआ है, तब रियलिटी जो है अ, मुझे पता नहीं लेकिन आप खुद विश्वास कर लेंगे कि हाँ वास्तविकता है या नहीं है। तो इतना करिएगा कि थोड़ा-सा बताइएगा स्पीड के वगैरह में कि जो ठीक है आपको समझ में आ रहा है और स्पीड उम, सबके लिए अच्छी हो उचित नहीं है, बस इतना बताना है आपको कि जो चीज़ें आप समझा रहे हैं जिस स्पीड से, वो क्या है आपको जो है समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है? तो स्पीड को लेकर के आपको क्या करना है बताना है, बाकी कंटेंट के बारे में जो है आपको कोई नहीं बताना है कि कंटेंट क्वालिटीफुल है या नहीं है, क्योंकि कंटेंट जो है मुझे पता है कि परीक्षा में जो चीज़ें पूछी जाती है मैं वो दे रहा हूँ, तो वो क्या है सफिशिएंट है, पर्याप्त है। ठीक है? और दूसरा काम जो है हो सके आप करिएगा, जितना देखिएगा आपके बीच में क्या होगी प्रतिस्पर्धा होगी, कितनी होगी? जितनी आपके बीच में क्या होगी प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है? प्रतिस्पर्धा का माहौल जो क्या करना है अपन को क्रिएट करना है। किसका माहौल क्रिएट करना है? तो आप कहेंगे कि हमें जो है प्रतिस्पर्धा का माहौल क्रिएट करना है। अब ये कैसे हो रहा है? सिलेक्शन भाई इसी से होगा, ठीक है? जितनी प्रतिस्पर्धा होगी उतनी ही क्वालिटी बढ़ेगी। तो प्रतिस्पर्धा का माहौल क्या करना है? क्रिएट करना है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कम से कम जो है 10 से 15 लोग जो है होने चाहिए। टेस्ट भी इतने जो है लगातार देने चाहिए, तो इससे क्या होगा और जैसे ही 20 से 25 लोग हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे भाई टॉपर को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाए। और जब टॉपर को ज़्यादा महत्व मिलेगा, तो हर कोई जो है टॉप करने के लिए क्या होगा? आगे आएगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा? खुद पढ़ाई करेगा और ये पढ़ाई जो है इससे मेरा फ़ायदा नहीं होगा, इससे क्या होगा आपका फ़ायदा होगा। चीज़ें जो क्या होंगी आपकी जो है दिमाग से बार-बार गुज़रेगी किसी कारण से। मैं क्या हूँ एक वो मतलब फैक्टर हूँ, मैं वो आपका एक कारक हूँ कि जो क्या कर रहा है बार-बार पढ़ने के लिए जो है मजबूर कर रहा है, किसी न किसी कारणवश से जो है मजबूर कर रहा है। तो यहाँ क्या करना है इसको बढ़ावा देना है, ये कैसे हो सकता है? तो देखिएगा एक तो इसके लिए क्या है भई कि अपन क्लास तो दे रही हैं, लेकिन सभी लोगों को रियलिटी जो है नहीं पता है। तो क्या करिएगा जो लोग भी जो है इस फ़ील्ड में जुड़े हुए हैं, उनको क्या कीजिएगा जोड़िएगा यहाँ पर जो है पहुँचाइएगा चैनल में पहुँचे या ना पहुँचे टेस्ट देने में ज़रूर पहुँचे वो, ठीक है? टेस्ट में जो है मिनिमम 20 लोग हो जाएँ, अपन जो है इतने में क्या कर लेंगे प्रतिस्पर्धा का माहौल क्या कर लेंगे क्रिएट कर लेंगे। तो ये जो है कोशिश करिएगा जो भी आपके दोस्त, फ्रेंड्स, रिश्तेदार जो भी हों और जो भी इस चीज़ में कर रहे हों तो कहिएगा कि भाई 1 से 2 घंटे देना है, ठीक है? 1-2 घंटे में अपन जो है क्या है टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट के टेस्ट होता है, इतना होता है 10 मिनट का होता है और निश्चित रूप से इसका जो है फ़ायदा होगा और अगर जो है 20 से 25 लोग हो गए तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा-सा माहौल बना रहेगा हमेशा के लिए और जैसे 2 लोगों ने टेस्ट दिया बताइएगा, तो इसमें थोड़ा-सा डिमोटिवेशन लगने लगता है कि भाई अपन क्या कर रहे हैं, इतना टेस्ट क्रिएट करा रहे हैं, क्लास क्रिएट करवा रहे हैं, डाटा को जो है प्रोसेस करते हैं, बहुत किताबों से डाटा जो है निकालते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर जो है मिलान करते हैं, कहाँ-कहाँ पर वो चीज़ें हो रही हैं। तो काम करने का भी जो क्या होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। चलिएगा धन्यवाद तो इन सुझावों को जो है आप थोड़ा-सा देखिएगा। थैंक यू।